बस मैं भवन को साधुवाद देता हूँ, ये ऐसी ऊंचाइयों को छूता रहे, ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तकों को विमोचन इसका होता रहे और हम ऐसे गदगद होते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बीच में रह गया है हमारे बीच आशीष जी हैं। आशीष जी कहाँ है? मन की बात। अरे परिवार के लोगों का भी स्वागत करने की इच्छा है, हम कैसे नकार सकते हैं? ओम प्रकाश जी एक मंच पे आए, समय का अभाव है भैया, जल्दी जल्दी निपटाइएगा। उसके बाद दो शब्द प्रदान करें। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हम सबके हृदय सम्राट श्री हरिओम पवार जी, कंसल साहब, उनेश जी और विनय विनम्र जी जो मंच संचालन कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है जैसे परिवार में कोई परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ता है। भुवनेश सिंगल जी मेरे हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी की सबसे बड़ी संस्था है उसके सक्रिय सदस्य हैं। अभी पिछले दिनों में 3 पुस्तकों का इनका विमोचन हुआ। कल भी इनका टेलीफोन गया कि आपने आना है। मैं तो भुवनेश को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि इसी प्रकार से बढ़ते चलो, देशभक्ति की भावना और देश में जो है राष्ट्र प्रेम जागे, कहीं कहीं प्रेम भी विस्फुट हो, ये भावना आपके द्वारा निकलती रहे। कंसल साहब ने कहा था तिरंगे की बात, मैं उसी तिरंगे की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको आनंद आएगा। भारत का तिरंगा माँ मुझको है बड़ा भाया, ये मांग रहा बलिदान तेरा लाल पसंद आया। आज भारत माता का जो तिरंगा है, ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए बलिदान मांग रहा है। और मित्रों, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर इन पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। धन्यवाद, आभार, एक बार तालियां बजाइएगा। और अब भैया मैं डॉक्टर भुवनेश सिंघल भुवन को आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट के लिए वो भी अपने मन के उद्गार रखना चाहते हैं। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच कौन नहीं बोलना चाहेगा, और आज तो सारा कुछ उन्हीं के द्वारा है। हम उनके ही पुस्तक लोकार्पण समारोह में आए हैं, खुद भी गौरवान्वित हम हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा भुवनेश सिंघल को। इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैं नेशनल बुक प्रेस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मंच हमें प्रदान किया और हमारी पुस्तक को हमें गरिमा प्रदान की। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। भाई पटेल जी को धन्यवाद करता हूं, मेरे सामने ही खड़े हुए पटेल जी, इनकी मेहनत और इनका प्यार है जो आज मंच उनको प्राप्त हो पाया। इसके बाद पुस्तक पर तो बोलने का खैर समय नहीं है मेरे पास। हमारा मन है कि हम सबसे ज़्यादा आदरणीय हरिओम पवार जी को सुने, हमारे बीच उपस्थित हैं। देश के सशक्त हस्ताक्षर होते हैं आप, तो अपनी पुस्तक पर तो बहुत कम बोलना चाहूँगा। मैं इसके साथ ही मैं हमारे बीच हमारे गुरु मेरे महेश चंद्र शर्मा जी, विशेष लगाव रहता है इनका मेरे से। अभी पिछले महीने की बात है, 3 पुस्तकों का मेरे का विमोचन था, तो उसमें से एक आज़ादी का इतिहास मैंने आपको समर्पित की थी। उसके विमोचन के अवसर पर आपने मेरे से कहा था कि राष्ट्रवाद पर आप एक पुस्तक और लिखना, जिसमें इन्होंने विषय दिया था देश के शहीदों पर कुछ लिखना। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये यकीन दिलाता हूँ कि वर्ष 2015 में मैं आपके समक्ष उन शहीदों के ऊपर जिन शहीदों के नाम आपने गिनाए थे, इस पुस्तक में जरूर आपको। इसके अलावा मेरे आदरणीय मंच पर बैठे हुए हैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो हमारी गरिमा में मंच की आज अध्यक्षता कर रहे हैं। जब मैंने फोन से इन पर बात करी, मैं 2-3 बार इनसे पहले भी मिलने इनके वहाँ गया, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार इनका व्यक्तित्व है, मैं किन शब्दों में बताऊं कि इन्होंने किस प्रकार मेरे मन को मोहा, मुझे जो पुत्रवत इन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप मेरे मंच पर आए, मेरी गरिमा को बढ़ाया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा राजेंद्र राजा जी के बारे में यदि मैं कहूँ तो उनसे मेरा डबल रहता है। डबल ऐसे कि जहाँ मैं रहता हूँ वर्तमान में दिल्ली में, वो वहाँ से भी मेरे पड़ोसी है, और जिस गाँव का मैं हूँ, जो मेरा पैतृक निवास है, वो वहाँ से भी मेरे दोनों रूप में मेरे पड़ोसी, और सबसे बड़ी बात मेरे हृदय के भी पड़ोसी है।
मेरे आदरणीय हैं, मेरे बहुत, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मंच पर अब जो यदि रिश्तों की बातें चले और भावनात्मक बातें चले तो सबसे ज़्यादा मेरे प्रिय और सबसे ज़्यादा नज़दीक मैं पाता हूँ अपने आदरणीय श्री रोशन शंकर जी को, जिनका मार्गदर्शन और जिनका प्यार और जिनके आशीर्वाद ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे विषय में इतना इन्होंने कुछ कहा, हालांकि मैं इस लायक तो नहीं, सच्चाई यही है कि यदि मैं आज कण भर भी हूँ तो उसमें केवल और केवल मैं आदरणीय रोशन जी का आशीर्वाद मांगता हूँ और उन्हीं का उपकार जो उन्होंने मेरे पे किया है उसी का शुक्र है कि मैं आज यहाँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। इसके अलावा अब बात आती है अंत में हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री हरिओम पवार जी की, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। यदि उनके प्रति मैं अपने भाव को, उद्गारों को भाव शब्द देना चाहूँ तो मैंने जब उनसे बात करी मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि आदरणीय पवार जी और मुझे अपना आशीर्वाद देने आएंगे। अब शब्द मेरे पास नहीं बन पा रहे कि मैं किन शब्दों का आपका आभार करूँ। आपने जो आकर मुझे मान दिया है उसके लिए मैं देश का इतना बड़ा ओज का कवि और एक कण भर का कवि जिसने ओज पर अभी कलम चलानी सीखी भी नहीं है, जिसको मात्रा की ABCD का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, उसकी पुस्तक के विमोचन में वो आए और अपना आशीर्वाद दो, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। इस पुस्तक की भूमिका के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जरूरी था, नाम जो दिया मेरे आदरणीय भाई श्री मोहन सिंह सत्यपति जी ने सुझाया इसकी कविताओं को पढ़कर, उनका कहना ये था कि इस पुस्तक में जिस प्रकार से आपने ये राष्ट्रवादी की कविताओं को संजोया और जो सामाजिक विषयों को आपने संजोया है तो वर्तमान परिदृश्य में वाकई में ये जरूरी था। इस अवसर पर मैं अपनी कविता की एक एक पंक्ति कह के एक वाणी पर दिखाता हूँ, राष्ट्रवाद पर लिखने का प्रयास किया। पर एक किताब लिखूं मन है, एक दिन कवियों पर एक किताब लिखूं मन है, इनके साथ बिताए दिन और रात लिखूं मन है। एक दिन कवियों पर एक किताब लिखूं मन है, उनके साथ बिताए दिन और रात लिखूं मन है, और जब आए प्रश्न उनकी परिभाषा, और जब आए प्रश्न उनकी परिभाषा का और एक पुस्तक के साथ अपनी बात का मैं समाप्त करूंगा। राष्ट्रवाद का एक पुस्तक देखिएगा, लिखने का प्रयास किया है कि जब देश में, हमारे भारतवर्ष में जब शहीदों की एक बहुत लंबी कतार हो तब देश का एक युवा क्या सोचता है, शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा अलग अंजाम लिख दूंगा, भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, तेरे सीने पे आकाश हिंदुस्तान लिख दूंगा। धन्यवाद। हरिओम पवार जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, रोशन जी कुछ छुपा के रखे हैं। सहयोग के लिए ऐसा है, पर सूरश्याम रूढ़ियों पे कविता की बानी लिख देते हैं, राजा छत्रसाल पे बना के छंद बेमिसाल वरदाई बन के कहानी लिख देते हैं, राजा छत्रसाल पे बना के छंद बेमिसाल वरदाई बन के कहानी लिख देते हैं, सागर की लहरों पे आग को लगाते और आग पे भी पानी डाल पानी लिख देते हैं, और देशद्रोहियों की छातियों पर लिखते सुभाष, नारियों में झांसी वाली रानी लिख देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा डॉक्टर हरिओम पवार जी। डॉक्टर वाजपेयी साहब, श्रद्धेय पूर्व मेयर दिल्ली, मेरी एक बात नोट करें, मैं किस दल के मारे यहाँ आया, जो तले आने वाली टोपलों का स्वागत नहीं करते वो तले ठूठ हो जाते हैं। इसलिए जो पीढ़ी आगे आ रही है, मैं ऐसा कभी नहीं हूं जिससे कोई बहुत ज्यादा सीखे। श्रद्धेय डॉक्टर वाजपेयी साहब के सामने मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये कल सम्मेलन भी नहीं है, ये घर का एक कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब, मैं सबके साथ से स्वीकार करता हूँ कि मैं प्रसिद्ध हूँ, सिद्ध नहीं। मैं जब कविता लिखने में सिद्ध होता, इससे पहले प्रसिद्ध हो गया। सिद्धता डॉक्टर वाजपेयी साहब के पास है, मेरे पास सिद्धता नहीं है।
लेकिन ये देश जिस बात को स्वीकार लेता है स्वीकार लेता है, जब जिस बात को मान लेता है मान लेता है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी, वीर रस के हर कवि को जो सीखनी थी, बहुत छोटी सी आधी मिनट की बात कहना चाहता हूँ। एक पिंजरे में तोता था किसी मालिक के। मालिक ने एक दिन शाम तक का खाना उसके पिंजरे में रखा और कहा कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तेरे शाम तक का खाना रख दिया है। तो उस तोते ने कहा, मालिक पड़ोसी गांव में तुम्हारा गुरु रहता है, उसको मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, उसने पूछा भाई एक पिंजरा में मेरे यहाँ तोता है पालतू, उसने कहा कि इस गांव में मेरा गुरु रहता है। तो एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा हाँ मैं उसका गुरु हूँ। क्या कहा है उसने? उसने कहा मेरा पालतू है, मेरे पिंजरे में रहता है, उसने तो उसको राम राम बोला। उस बूढ़े तोते ने राम राम सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, उसने अपने तोते से कहा, तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले थे क्या? बोले मिले थे यार, लेकिन वो तो मैंने तेरी राम राम दी और वो मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। और जब उसने खोला पिंजरे का तोता तो आत्मा ये कहती हुई चली गई कि मालिक मेरे गुरु ने मुझे संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसको मरना तो पड़ेगा ही। जो मर नहीं सकता है वो आजाद नहीं। और भूपेश में मुझे भीतर एक संस्कार की आत्मा लगी, संस्कारों का दिल लगा। क्या बात है, वाह। और हमारा तो संस्कारों का देश है। अच्छा, आपको कार दे सकती है, संस्कार केवल मातृभाषा देती है और कोई क्या। बहुत सुंदर। और हम संस्कार जीना चाहते हैं। मुझे एक छोटी सी बात और याद आती है, मैं भुवनेश पर बोलूं क्योंकि मैंने कोई पुस्तक पढ़ी नहीं, मुझे आज पुस्तक मिली है और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि एकदम पढ़ के मैं उनका ज्ञान प्राप्त करूँ, अगर मुझे पुस्तक देते। लेकिन जैसा प्रवीण ने बताया, उनकी बातों से लगा वो निश्चित रूप से उसी विधा के कवि होंगे, कल के और बड़े कवि होंगे जो सुर उनका बोलता। हम संस्कार बोलने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे संस्कार? एक पिता अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का नाला मिला, तो बाढ़ का नाला देख के दोनों घबरा गए, पता नहीं कितना पानी होगा, कैसे पार करेंगे। लेकिन पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटा डरो मत, तुम कस के मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? उत्तर सुनना था और इसको ले जाना अपने साथ। जी स्वागत। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी संस्कार देने की कोशिश करता है। भुवनेश ने जो लिखा होगा निश्चित रूप से जिसके भीतर देश के प्रति प्यार है, जो देश के बारे में सोचता है, जो देश जिसके दिल में रहता है, वो समाज सेवी भी बनेगा, कवि भी बनेगा, वक्ता भी बनेगा, राजनीति भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। मेरा आना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने एक युवा खून की कविता के पुस्तक का विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और मैं 60 साल का हो गया और क्या करूँगा की तरह इस्तेमाल करने लगा। और मैंने कविता को समाज के भीतर फैली गंदगी को साफ करने का एक हथियार बनाने की कोशिश की। कविता के प्रति ईमानदारी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मैंने ईमानदारी से कविता का इस्तेमाल किया समाज की बुराइयों को दूर करने का हथियार बनाने के रूप में, और वही मैंने जीवन भर किया और मैंने कुछ नहीं। और जो भी कभी कविता को समाज की बुराइयों का दूर करने का हथियार बनाएगा, वो शुद्ध व्याकरणी कवि हो न हो, हरिओम कुमार उसके समर्थन में खड़ा दिखेगा, उसकी प्रशंसा कैसा करा मिलेगा। दे जितनी भी ऊर्जा दे दे, जितनी भी प्रेरणा दे दे, जितने भी संकल्प दे दे, वो सब उसके लिए कम है। वो सब उसको मिले और वो कल आपको, अभी तक उसका बड़े बड़े रिकॉर्ड में नाम आ गया। मेरा उसने इतनी किताबें लिख दी, मैंने तो इतनी कविताएं नहीं लिखी। आश्चर्य है कि उसकी 8वीं किताब मेरे पास, तो आज कुल 1 किताब लिखी गई, वो मैंने खुद छपवाई, उसका विमोचन भी नहीं करा सका। वो मैंने ऐसे ही पढ़नी शुरू कर दी। एक मेरी कुल पुस्तक आई, तो उसकी तो इतनी पुस्तक आ गई, तो उसके भीतर कहीं कुछ ज्यादा। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजेंद्र राजा जी की कई पुस्तक मैंने पढ़ी है, वो एक बड़े कविता है, मैं उससे बहुत बार मिला भी नहीं हूँ, एक बार बस मैंने सुना और मुझे केवल एक पंक्ति याद रह गई उसकी सुनकर। मैंने उसको फोन करके उसकी 4 पंक्ति मंगाई और मैं उसके नाम से पढ़ता हूँ। इलाहाबाद का कवि है मनोज,
उसकी 4 पंक्तियां हैं, चौथी पंक्ति में एक महाकाव्य लगता है मुझे। मैं श्रद्धेय वाजपेयी जैसे बड़े गीतकार के सामने कहने का साहस कर रहा हूँ कि कभी कभी एक पंक्ति भी महाकाव्य जैसी लगती है। किसी के घर का बेटा चला जाता है सीमा पर, विस्फोट में उसके पूरे शरीर का पता नहीं चलता कहाँ चला गया, तो उसने ये सोच के कविता लिखी कि जब कोई सीमा पर मरता है वो अकेला नहीं मरता, उसके घर में बहुत कुछ मरता है, उसकी माँ के भीतर मरता है, भाई के भीतर मरता है, बेटों के भीतर मरता है, पत्नी के भीतर मरता है। तो किसी का बेटा शहीद हुआ करगिल में, उसका बम विस्फोट से पूरा शरीर चला गया, उसकी भावनाएं क्या है? 4 पंक्ति सुनिए। चौथी पंक्ति पर मन मांगता हूँ पूरे सदन का। सुख भरपूर गया, मांग का दूर गया, नंदे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। घर का हिसाब सुनेगा। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नंदे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। किसी का शव आता है, करगिल के युद्ध की घटना पर उन्होंने लिखा है, और जब अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटा के देखते हैं तो देखते हैं केवल धड़ है, सर नहीं है। सर नहीं आया सीमा से, केवल धड़ आया है। सब रो पड़ते हैं घर वाले, सोचते हैं क्या हुआ होगा सर का, कैसे कटा होगा, कहाँ होगा, कहाँ रहा होगा, कहाँ होगा, किस हालत में होगा। लेकिन जो उसकी बहन थी वो अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूलता बहुत था, कभी कुछ भूल गया, कभी कुछ बोल गया, कभी कुछ भूल गया। वो बहन कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहाँ है,